नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, और जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ईपीएफओ की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी आज क्लास नंबर 11 है। और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक विवाद के बारे में, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा, औद्योगिक विवाद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिक विवाद के कारण के बारे में पढ़ेंगे, और इसके समाधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक विवाद के समाधान के बारे में, औद्योगिक विवाद होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका कारण क्या होता है, और इसको समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको निपटाया जा सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। मैराथन के माध्यम से भी आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। अभी बहुत ही जल्द आपको एक एक मैराथन मिलने वाली है। सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी की एक एक मैराथन मिल जाएगी। तो वहां से भी आप लोग मैराथन का सिलेबस पूरा, मतलब मैराथन के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो आपको 449 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। और यदि आप इसको अभी परचेज कर रहे हैं तो आप इसमें न्यू 10 का कूपन कोड लगा सकते हैं। और ये वैलिड समय के लिए है, तो ये आपको कोर्स 400 रुपये का मिल जाएगा। क्योंकि मात्र 400 रुपये में हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे, पीवाईक्यू देंगे, क्विजेस कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, मतलब ओवरऑल सभी चीज़ें आपको कराने वाले हैं मात्र 400 रुपये में। और सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, सभी नोट्स की पीडीएफ है। जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स हैं, हिंदी माध्यम के और इंग्लिश मीडियम के, सभी के दोनों के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इस कोर्स के अंतर्गत। स्पेशल सब्जेक्ट के सभी को, चाहे वो लेबर लॉ, या फिर वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर सोशल सिक्योरिटी, या अकाउंटिंग हो, या ऑडिटिंग हो, कोई भी हो, हर सब्जेक्ट के नोट्स जो स्पेशल सब्जेक्ट है उनके नोट्स आपको अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं औद्योगिक विवाद के बारे में, जो कि अगला चैप्टर है। औद्योगिक विवाद, परिभाषा, प्रकार, कारण और समाधान। आखिर औद्योगिक विवाद की परिभाषा क्या होती है? देखिए, औद्योगिक विवाद को हम समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज से समझ सकते हैं। वो क्या है कि जब नियोक्ता और कर्मचारी, कौन कौन? नियोक्ता और कर्मचारी, जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में, आपस के बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में क्या हो जाए? आपस में मतभेद हो जाए। नियोक्ता और कर्मचारी में आपस में क्या हो जाए? मतभेद हो जाए। और यही मतभेद क्या कर ले? जब बाद में बड़ा रूप धारण कर ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये मतभेद हो जाए और ये एक बड़ा रूप धारण कर ले, बड़ा रूप धारण कर ले, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बड़े रूप को औद्योगिक विवाद बोलते हैं। बड़े रूप को क्या बोलेंगे? औद्योगिक विवाद बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। और ये जो औद्योगिक विवाद है, बाद में हड़ताल का कारण बनता है, जो कि किसके द्वारा की जाती है? कर्मचारियों के द्वारा। बाद में तालाबंदी का कारण बनता है। तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है? तालाबंदी की जाती है नियोक्ता के द्वारा। अगर नियोक्ता की कोई भी मांग है तो वो क्या कर देगा? वो तालाबंदी कर देगा, बंद कर देगा, काम बंद कर देगा। जब काम बंद कर देगा तो श्रमिकों का नुकसान हो जाएगा, उनको काम नहीं मिलेगा और उनको सैलरी नहीं मिलेगी। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में देखिए, नुकसान कहीं ना कहीं श्रमिकों का ही होता है सबसे ज्यादा। तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जब आपस में मतभेद हो जाता है, और यही मतभेद जब बड़ा रूप धारण कर लेता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद के रूप में रखते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखी है। जब नियोक्ता और कर्मचारी या श्रमिकों के समूह के बीच में वेतन, काम की शर्तें, सेवा, बोनस, नियम, प्रमोशन आदि को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है। देखिए, जो मैंने बताया बस यही है, यहाँ पे बता दिया गया आखिर किन किन कारणों की वजह से मतभेद हो सकता है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर श्रमिक के बीच में, श्रमिक और नियोक्ता के बीच में अगर श्रमिक को लेकर कोई मतभेद है, तो वो कौन से कारण होंगे? तो वो यही सब कारण होंगे कि वेतन नहीं उनको सही समय पर मिल रहा है, काम की शर्तें उनकी ठीक नहीं है, सेवा नियम उनके ठीक नहीं है, मतलब जो रूल्स हैं वहाँ के फैक्ट्री के वो ठीक नहीं है, बोनस उनको नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। या फिर जब अगर नियोक्ता की तरफ से होगा तो नियोक्ता की तरफ से क्या होगा कि वो जितना बोनस है, बोनस दे रहे हैं, वेतन भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट तब भी नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नियोक्ता के मन में तो आएगा ही आएगा, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, इनको कार्यस्थल अच्छा दे रहा हूँ, वेतन दे रहा हूँ, टाइम से बोनस भी दे रहा हूँ,
कार्य के शर्तें भी इनकी ठीक हैं, रूल्स भी ठीक हैं, फिर भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से मतभेद हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो नियोक्ता क्या करता है, मतभेद के बाद में औद्योगिक विवाद बनता है, औद्योगिक विवाद के बाद में वो तालाबंदी कर सकता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। जब मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम औद्योगिक विवाद कहते हैं। इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद का अर्थ है किसी उद्योग में नियोक्ता और कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच में भी आपस में हो सकता है, जरूरी नहीं नियोक्ता ही शामिल हो, कर्मचारियों के बीच कोई असहमति या असंगति या संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसे हम औद्योगिक विवाद कहते हैं, या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K में रखते हैं उसको। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं औद्योगिक विवाद के प्रकार के बारे में। औद्योगिक विवाद के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए औद्योगिक विवाद के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार है स्वतंत्र विवाद, दूसरा प्रकार है अधिकार विवाद, तीसरा प्रकार है संघर्ष विवाद, और चौथा प्रकार है वॉय इलाज विवाद, बाय लॉ विवाद। यहाँ पर लॉ कर लीजिए, वाय लॉ विवाद, वाय लॉ डिस्प्यूट। अब देखिए स्वतंत्र विवाद क्या होता है। स्वतंत्र विवाद यह वे विवाद होते हैं जो नई सेवा शर्तों को लेकर होते हैं, उदाहरण वेतन बढ़ाना, बोनस तय करना, काम के घंटे इत्यादि। अगर इनकी वजह से कोई विवाद हो रहा है तो वो किस विवाद के अंतर्गत आता है, किस विवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है, स्वतंत्र विवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं राइट्स डिस्प्यूट, जहां पहले से तय नियमों के पालन ना होने पर उत्पन्न अगर विवाद होता है, जैसे कि अगर बोनस पहले से तय है और बोनस नहीं मिल रहा है, प्रमोशन रोका गया है, प्रमोशन मिलके होना चाहिए, सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया, पहले सेवा शर्तें कुछ और थी बाद में कुछ और कर दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जब ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति को अधिकार विवाद कहते हैं, मतलब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और जब कर्मचारी या नियोक्ता के अधिकारों का हनन होगा तब उस स्थिति में क्या होगा, मतभेद उत्पन्न होगा, और मतभेद वही विवाद का रूप धारण कर लेगा। अब बात करते हैं संघर्ष आधारित विवाद की। अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे निलंबन, बर्खास्तगी, चेतावनी आदि से संबंधित ये होता है। अब इसके बाद में बाय लॉ विवाद, यूनियन के आंतरिक नियमों या प्रक्रियाओं को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसे हम कानूनी विवाद कहते हैं या बाय लॉ विवाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विवाद के कारण क्या क्या हैं। तो देखिए औद्योगिक विवाद के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल में बताए वो सब भी औद्योगिक विवाद के कारण के अंतर्गत ही आते हैं। पहला कारण है वेतन और बोनस से संबंधित मुद्दे, कार्य परिस्थितियां खराब होना, कार्य के घंटे और शिफ्ट में बदलाव, प्रमोशन और वरिष्ठता का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्यवाही में पक्षपात। तो ये सब क्या है, औद्योगिक विवाद के कारण हैं। इसके बाद में ठेका श्रमिक समिति, प्रबंधन की मनमानी और संवाद की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और यूनियन की प्रतिद्वंदिता, ये सब आपको औद्योगिक विवाद के कारण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगला देखिए क्या है टॉपिक, औद्योगिक विवाद के समाधान के तरीके, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है शायद, हाँ लास्ट टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत हम जानेंगे औद्योगिक विवाद को किस तरीके से समाधान किया जा सकता है, सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे औद्योगिक विवाद का सेटलमेंट किया जा सकता है। और इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आपने अभी भी कोर्स नहीं परचेज किया है तो इसको कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत काम आने वाला है, तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये मात्र आपको 449 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपका कितना न्यू 10 आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। न्यू 10 कूपन कोड लगाइए, उसके बाद में आपको कितना 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो न्यू 10 कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। फीचर्स इसके क्या क्या है,
कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर सिलेबस कराया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक चीज का, टॉपिक वाइज आपके क्विज कराए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और पीवाई की सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। हाई क्वालिटी पीडीएफ दी जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं और मैनी कॉन्सेप्ट, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट के आधारित आपको बहुत सी चीजें दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली हैं। तो ईपीएफओ का कोर्स आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप लोग डाउनलोड करके ऐप को, वहां से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सा फ्री डाटा मिल जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं औद्योगिक विवादों के समाधान के तरीके। आखिर औद्योगिक विवाद के समाधान के कौन कौन से तरीके हैं, इनके बारे में समझते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत तीन प्रमुख विधियां लागू की जाती हैं। एक तो है मिलकर समाधान, मतलब आपस में मिलकर कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाए, जिसे हम कॉन्सलिएशन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की ओर से नियुक्ति एक समाधान अधिकारी या समाधान ऑफिसर या बोर्ड का, समाधान बोर्ड का दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। अगर समझौता हो जाता है तो उसे लिखित रूप से दर्ज कर दिया जाता है, यदि असफल होता है तो मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है, मतलब आगे भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक सुलह बोर्ड या समाधान अधिकारी का नियुक्ति की जाती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसमें एक समाधान बोर्ड और समाधान अधिकारी और सुलह बोर्ड की नियुक्ति की जाती है, जिससे कि क्या है, समाधान किया जा सके, जिससे क्या हो सके, औद्योगिक विवाद अगर आया है तो उसका समाधान, उसका हल निकाला जा सके, उसमें समझौता कराया जा सके। और अगर समझौता करा दिया जाता है तो उसको लिखित रूप से दर्ज कर दिया जाता है, और समझौता नहीं हो पाता है तो उसको आगे ट्रिब्यूनल कोर्ट में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता। इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं, जिसका निर्णय सभी को मान्य होता है। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होती है, सरकार इसे प्रोत्साहित करती है। अब बात करते हैं अदालती निर्णय का। जब मामला कॉन्सिलिएशन या आर्बिट्रेशन से नहीं सुलझता है, तब क्या होता है, सरकार इसे औद्योगिक ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में भेजती है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर समान रूप से बाध्यकारी होता है, सभी को मानना होता है, चाहे वो नियोक्ता हो चाहे वो कर्मचारी हो। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो जो समाधान के तरीके हैं, वो समाधान के तरीके कितने हैं, समाधान के 3 तरीके हैं। अब देखिए इसको मैं एक आपको डिटेल से ऐसे समझा सकता हूं। अगर मैं औद्योगिक विवाद के समाधान की बात करूं, औद्योगिक विवाद, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसके अगर हम समाधान की बात करूं तो समाधान के तरीके कितने हैं सर, समाधान के तो 3 तरीके आपने बताए। पहला तरीका कौन सा बताया है, पहला तरीका बताया है सुलह अधिकारी या समाधान बोर्ड, पहला अधिकार बताया समाधान, दूसरा मध्यस्थता और तीसरा कोर्ट। अदालती निर्णय लिखा है तो यहाँ पे आप लोग अदालती निर्णय लिख लीजिए, या फिर आप लोग ये अदालती निर्णय, या फिर हम आप क्या कह सकते हैं, इसको ट्रिब्यूनल भी लिख सकते हैं, ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट और लेबर कोर्ट, क्योंकि इनके पास ही क्या जाएगा, अंतिम निर्णय पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यदि समाधान तरीके से अगर कोई फैसला निकलता है तो समाधान तरीके से क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं इसके द्वारा एक समाधान अधिकारी या सुलह बोर्ड की स्थापना होती है। इसके द्वारा क्या होती है, समाधान अधिकारी या सुलह बोर्ड की स्थापना होती है। और इसके चलते, अगर इनके चलते समाधान हो जाता है या समझौता हो जाता है, समझौता हो जाता है,
तो क्या होता है, इसको लिखित रूप से कर दिया जाता है, लिखित कर दिया जाता है, लिखित कर दिया जाता है। और सपोज करिए अगर समझौता नहीं होता है, अगर समझौता नहीं होता है तो इसको क्या है, ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाता है, ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट के पास भेज दिया जाता है। तो पहला तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका कौन सा हो गया, समाधान अधिकारी या समाधान तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है सर मध्यस्थता। इसमें क्या होता है कि नियोक्ता और कर्मचारी, नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ये लोग क्या करते हैं, अपना एक मीडिएटर लाते हैं। कौन लाते हैं, मीडिएटर लाकर, मध्यस्थता लाकर खड़ा कर देते हैं। अब ये जो मीडिएटर होता है, मध्यस्थता होता है, जिसे हम आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं। अब ये आर्बिट्रेशन मीडिएटर क्या करता है, इनके बीच में समझौता कराता है, इनके बीच में क्या कराता है, समझौता कराता है। और अगर ये समझौता, आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता जो भी समझौता लेगा, जो भी निर्णय लेगा, तो वो निर्णय, जो निर्णय होंगे वो दोनों को मान्य होंगे। यानी नियोक्ता, नियोक्ता और कर्मचारी, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ये निर्णय मान्य होंगे, जो भी ये निर्णय लेगा। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, तीसरे नंबर पर आता है अदालती निर्णय या ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट। इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर कोई फैसला समाधान के द्वारा और मध्यस्थता के द्वारा नहीं सुलझता है, तब वो कहां पर जाता है, फाइनली अदालती निर्णय में जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है। और यहाँ पर लेबर कोर्ट वाला, लेबर कोर्ट द्वारा, लेबर कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय फाइनल होगा। कैसा होगा, फाइनल होगा। मतलब जो भी निर्णय लेगा वही फाइनल होगा, उसके बाद में कोई भी विवाद नहीं हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब इसके बाद में अन्य समाधान उपकरण में देखते हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958, नियोक्ता और यूनियन के बीच स्वैच्छिक सहमति, हड़ताल तालाबंदी से बचने के लिए इसको लाया गया था, कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958 को। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रत्येक उद्योग के लिए कार्य संबंधी नियमों का लिखित स्वरूप रखना। तो ये क्या है, ये भी समझौता करने के तरीके हैं या फिर औद्योगिक विवाद सुलझाने के अन्य तरीकों के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी तैयारी कर सके। और यदि आपने अभी हमारा पेड कोर्स नहीं लिया तो एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से पेड कोर्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, ऑफर सीमित समय के लिए, आप जल्दी से उसको ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत से सिलेबस भी पूरा हो चुका है, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग पूरा होने वाला है, तो उसको ले लीजिए और जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। रिकॉर्डेड क्लास है और बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजें आपको डिलीवर की गई हैं, तो उसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हड़ताल और तालाबंदी। औद्योगिक विवाद के बाद की स्थिति क्या होती है, हड़ताल और तालाबंदी होती है, तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हड़ताल के प्रकार क्या होते हैं, हड़ताल क्या होती है, हड़ताल के कारण क्या होते हैं, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, तालाबंदी क्या होती है, तालाबंदी क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, अगर इनके प्रकार भी हैं तो इनके बारे में बात करेंगे। अगर इनसे संबंधित कहीं परिभाषाएं दी गई होंगी, जितने भी अधिनियम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद में आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, नमस्कार।